दोस्तों, आज की हमारी कहानी में एक ऐसी फैमिली है जिसे अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने जिन का सहारा लिया। लेकिन शायद ये उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि जब जिन ने बदले में उनसे जो मांगा वो उनके पूरे परिवार की लाइफ बर्बाद कर देने वाला था। बात है 2008 की। टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में ज़ैनब नाम की एक लड़की रहती थी। वैसे तो वो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, उसके कई दोस्त थे, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे काफ़ी परेशान करती थी। बचपन से ही उसे एक अजीब सा सपना आता था और ये उसे हर रात आता था। उसे अपने सपने में एक बच्चा दिखता था, गार्डन में खड़ा हुआ, बस और कुछ नहीं, इतना ही दिखता था। लेकिन ये सेम सपना उसे अक्सर आता था, बचपन से आता था। वो बच्चा एक गार्डन में खड़ा हुआ। ज़ैनब इस सपने से परेशान थी, क्योंकि जब भी उसे ये सपना आता वो डर जाती और उसे फिर नींद नहीं आती थी। अपनी इस प्रॉब्लम के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, मेडिसिन भी लेती थी और डॉक्टर ने कहा था कि जब भी उसे वो सपना आए वो नींद की गोलियां खा ले। तो वो ऐसा ही करती थी, लेकिन महीनों तक इलाज करने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरी। इनफैक्ट अब वो सपना उसे और ज़्यादा आने लगा। जब ये बात उसने अपने दोस्तों से शेयर की तो उसमें से एक दोस्त ने उसे एक शमन, जिसे हम तांत्रिक कह सकते हैं, उससे मिलने का सुझाव दिया। उसकी बात सुन के एवरीवन वाज लाइक, डॉक्टर तो कुछ कर नहीं पा रहे, ये शमन इसे कैसे ठीक करेगा। उसकी दोस्त कहती, इसलिए तो कह रही हूँ, डॉक्टर्स को तो हमने दिखा ही लिया, वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेट्स ट्राई शमन, दिखाने में क्या ही जाता है। ज़ैनब के सारे दोस्त बचपन से ही उसके साथ थे और वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बचपन से जानते थे और वो ज़ैनब की जेन्युइनली फिक्र करते थे। ज़ैनब कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन एक कंडीशन में, जब तुम मेरे साथ चलोगी। उसकी दोस्त कहती है, हाँ ठीक है मैं चलूंगी, और फिर अगले दिन दोनों शामिन से मिलने चले जाते हैं। शामिन उसे अपने पास बिठाती है, फिर ज़ैनब उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शामिन ज़ैनब की आंखों में देखती है। देखती क्या, एक टक घूरती है, जैसे उसे ज़ैनब की आंखों में कुछ दिख रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़ैनब की आंखों में कुछ रीड कर रही है। एंड आफ्टर अ वाइल वो शामिन एकदम शांत बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद करके। इधर ज़ैनब और उसकी दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। दे वर लाइक, व्हाट द हैपनिंग हियर। फिर अचानक से शामिन कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एंड ज़ैनब वाज लाइक, हाँ कहाँ जाना होगा। फिर वो शामिन कहती है, इस्तांबुल से दूर बरास नाम के एक गांव में जाना होगा, वहीं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। वो दोनों पूछते हैं, कैसे, वहाँ जाके कैसे छुटकारा मिलेगा। शामिन कहती है, वहाँ जाके तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। ज़ैनब ने अपनी फैमिली को ये सब कुछ नहीं बताया था। वो उनसे कहती है कि वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जा रही है और फिर अगले दिन ही वो बरास के लिए निकल जाती है। वो गांव एक्चुअल में बहुत छोटा था, वहाँ बहुत ही कम लोग थे और काफ़ी घर तो अबैंडन लग रहे थे। वो एक आदमी से पूछती है कि क्या मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिलेगी। वो आदमी हंस के कहता है, मैडम आपको यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं। फिर वो पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो। ज़ैनब कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट और एक स्टोरी के लिए इस गांव में आई है। फिर वो आदमी कहता है कि आप मेरे घर में रह सकते हैं, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि ज़ैनब के पास रहने के लिए कोई जगह तो थी नहीं, वो इसके लिए मान जाती है। फिर शाम को वो आदमी, उसकी माँ और ज़ैनब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर ज़ैनब उसकी माँ से पूछती है कि ये गांव इतना खाली कैसे है। उसकी माँ कहती है कि इस गांव का एक घिनौना पास्ट है, जिसकी वजह से लोग मौका मिलते ही इस गांव से निकल गए। 25 साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, जिसमें 2 भाई थे, अहमद और असलन। अहमद एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था फैज़ा। फैज़ा और असलन दोनों की फैमिली अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्हें उनके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। उस वक्त बड़े भाई की शादी पहले कराने का रिवाज था, जिसे ये गांव के लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे अहमद की शादी फैज़ा से करा दी। असलन अपनी फैमिली को कुछ नहीं बोल सका, लेकिन वो मन ही मन अपने बड़े भाई अहमद से नफरत करने लगा। वो किसी भी हालत में फैज़ा को अपने साथ चाहता था, इसलिए वो एक शमन के पास गया जो काला जादू जानती थी। उसने उससे सारी प्रॉब्लम बताई
और शमन ने कहा कि वो उसके लिए एक स्पेल कर सकती है, उसके लिए जिन से उसकी मुराद पूरी करने के लिए कह सकती है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। असलन पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपने पहले बच्चे को 7 साल का होने के बाद सैक्रिफाइस करना होगा, जिन को। असलन उस वक्त फैज़ा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। वो इस शर्त के लिए मान जाता है एंड आफ्टर सम टाइम अहमद की मौत हो जाती है और फिर फैज़ा और असलन की शादी करवा दी जाती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है। 7 साल होने के बाद असलन को उसका वादा याद आता है। वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शमन उसे याद दिलाती है कि अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया तो फैज़ा उससे हमेशा के लिए छीन जाएगी और फिर उसे ये करना पड़ता है। वो अपने बेटे को एक गार्डन में ले जाकर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और फिर वहीं गाड़ देता है। लेकिन अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करने के बाद वो अपने गिल्ट में इतना डूब जाता है कि फिर वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। जब ये बात फैज़ा को पता चलती है, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो वो ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका बच्चा तो हो जाता है लेकिन फैज़ा मर जाती है। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उसका बच्चा भी मर चुका होता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पैदा होता है, इसलिए कुछ समय बाद ही वो मर जाता है। फिर उसके बच्चे को उसके मामा गाड़ देते हैं। इस हादसे के बाद उसकी फैमिली में हर कोई मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और गांव के लोगों के साथ भी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है। किसी को कोई साया दिखाई देता है तो किसी को अजीब तरह से चीखने की आवाज़ आती है, किसी को बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इन सब हादसों के कारण लोग धीरे धीरे गांव को छोड़ देते हैं। कुछ फैमिलीज़ जो फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं थी कि शहर में जाकर बस सके, वो यहाँ रह जाती है। हम भी उनमें से एक हैं। ज़ैनब पूछती है कि क्या ये कहानी सच्ची है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मुराद की माँ कहती है कि क्या तुम्हें हमारी कहानी पर शक है, हमारा पूरा गांव इसकी वजह से खाली हो गया। अब उनसे बात करने के बाद ज़ैनब अपने कमरे में जाती है और अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। उसकी दोस्त कहती है कि ये गांव अजीब लग रहा है, तुम्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए। ज़ैनब कहती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जल्दी वापस आती हूँ। अगले दिन ज़ैनब उस गांव से निकलने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक से उसका हाथ दरवाजे पर आ जाता है और उसे ज़ोर का कट लग जाता है। उसका बहुत सारा खून बह रहा था। फिर मुराद कहता है कि हमारे गांव में एक लेडी है जो अच्छा इलाज करती है, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर वो जाकर उस लेडी को बुला कर लाता है। वो लेडी बैंडेज लगाने के लिए ज़ैनब का हाथ पकड़ती है, लेकिन जैसे ही वो ज़ैनब का हाथ पकड़ती है वो उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। फिर वो लेडी जल्दी से उसे बैंडेज लगा के वहाँ से चली जाती है। ज़ैनब उससे पूछती रहती है कि क्या हुआ, मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन उसके बाद वो लेडी उससे कुछ नहीं कहती, बस उसका इलाज करती है और वहाँ से चली जाती है। ज़ैनब को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो फिर अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि मुझे भी ये बहुत अजीब लग रहा है, तुम्हें चोट लगी है तो मैं खुद तुम्हें लेने आती हूँ, तुम बस मेरा वेट करो। ज़ैनब अपने दोस्त का वेट करती है, लेकिन अब उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो अकेले ही उस औरत के घर चली जाती है जिसने उसका इलाज किया था। वो औरत दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो, अब तक तुम गई क्यों नहीं, चले जाओ यहाँ से। ज़ैनब कहती है कि मुझे सब जानना है, मेरे यहाँ होने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उस लेडी का पति दरवाजे के पीछे आता है और अपनी बीवी से पूछता है कि ये लड़की कौन है। उसकी बीवी कहती है कि ये शहर की लड़की है, एक जर्नलिस्ट है, किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई है। उसका पति कहता है कि शहर के लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ैनब कहती है कि मैं आपके वाइफ से बात करना चाहती हूँ। फिर वो लेडी उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर वो लेडी अचानक रोने लग जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। बट उसका हस्बैंड और ज़ैनब दोनों कंफ्यूज होकर उसे देख रहे थे। फिर वो कहती है कि जब फैज़ा का बच्चा हुआ था तो मैं उसे नहीं गाड़ पाई, मैंने उसे पास के शहर में एक मस्जिद के बाहर रख दिया था। फिर उसका पति एकदम गुस्सा हो जाता है, वो उसके बाल खींचता है और उसे डांटता है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। ज़ैनब ये सब कुछ देख के डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर ज़ैनब पूछती है कि इस स्टोरी से मेरा क्या लेना देना है, आप इस गांव के पास्ट की स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हो। फिर वो लेडी ज़ैनब की तरफ देखती है और कहती है
क्योंकि वो बच्ची तुम ही हो। उसके हाथों में भी वही बर्थ मार्क था जो तुम्हारे हाथों में है। एंड ज़ैनब वॉज शॉक्ड, शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। वो फ्रोज हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो लेडी उसे पूरी कहानी सुनाती है। उस शामिन के स्पेल की वजह से अहमद तो मर गया, लेकिन जब असलन और फैज़ा की शादी हुई तो फैज़ा ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। लेकिन असलन को नहीं पता था कि ये बच्चा अहमद का है, इसलिए उसने उसे जीन को सेक्रीफाइस कर दिया। बट जब तुम पैदा हुई तो यू वर द फर्स्ट बॉर्न ऑफ असलन, तो जिन तुम्हारा सेक्रीफाइस चाहता था, मुझे और तुम्हारे मामा। फिर वो अपने पति की तरफ इशारा करके कहती है, हम दोनों को ये बात पता थी, इसलिए तुम्हारे मामा तुम्हें सेक्रीफाइस करके हमारे ख़ानदान से सारे श्राप हटाना चाहते थे, क्योंकि हमारी फैमिली में सब बीमार या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हारे मामा से तुम्हें ले लिया और उनसे कहा कि आप एक छोटे बच्चे की मौत का पाप अपने हाथ में मत लो, मैं ये काम कर दूंगी। लेकिन जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया तो मैं एक मासूम को नहीं मार पाई, इसलिए मैंने तुम्हें शहर जाकर छोड़ने का फ़ैसला किया। और बाद में मुझे पता चला कि वहाँ किसी ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, और मैं इस बात से रिलीव थी कि इस पूरे इंसिडेंट्स में किसी की तो जान बची। लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। फिर उसका पति ज़ैनब की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तो ये है जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद खराब हो गई है और हमारी फैमिली में कोई भी ठीक नहीं है। मैं अपना काम अब खुद करूँगा, इस लड़की को मार के मैं जिन का सेक्रीफाइस पूरा करूँगा। वो ज़ैनब को घसीटते हुए घर से बाहर जंगल की तरफ ले जाता है। ज़ैनब चीखती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी बीवी भी उससे कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। फिर वो ज़ैनब को ज़मीन पर लेटाकर उसका गला घोट रहा होता है, लेकिन फिर अचानक ज़ैनब के हाथ में एक पत्थर आता है। वो उसके सिर में मारती है और उठकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ उसकी दोस्त भी उसे लेने के लिए गाँव पहुँच गई थी। वो उस जगह जाती है जहाँ ज़ैनब रुकी हुई थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि ज़ैनब एक औरत के घर गई है। फिर वो उस औरत के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। देन वो ज़ैनब को कॉल करती है। ज़ैनब फ़ोन उठाती है, वो फ़ोन में हाफ रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है कि तुम कहाँ हो। ज़ैनब कहती है कि एक आदमी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे अपनी कार लेकर उसी घर के पास मिलो जहाँ मैं रुकी थी। फिर उसकी दोस्त भागकर उस घर के पास जाती है। इधर ज़ैनब तेज़ी से दौड़ रही थी अपनी जान बचाने के लिए, और फाइनली वो उस घर तक पहुंच जाती है। उसकी दोस्त कार चालू करके उसका वेट कर रही थी। वो तुरंत उस कार में बैठती है और वो तेज़ी से उस कार को शहर की तरफ दौड़ा देते हैं। ज़ैनब अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि अब उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। ज़ैनब सेड कि इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस वक्त तुम बस मुझे घर ले चलो। वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देती है। उसके पेरेंट्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन ये मामला पैरानॉर्मल का था, इसलिए वो पुलिस में जाने का फैसला नहीं करते, बल्कि वो उसे एक मौलवी के पास ले जाते हैं। वो मौलवी ज़ैनब को एक ताबीज़ देता है और कहता है कि जब तक तुम ये ताबीज़ पहनी रहोगे तुम्हें उन सपनों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुम वापस कभी भी उस गांव में मत जाना। और फिर ज़ैनब की सिक्योरिटी के लिए उसकी फैमिली उसे लंदन भेज देती है। एंड सिंस देन ज़ैनब लंदन में ही रहती है। वो बहुत कम टर्की आती है, उसकी फैमिली ही ज़्यादातर उससे मिलने के लिए लंदन जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।